अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होगा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन अ टोटल नंबर ऑफ अ पार्टिकल इन दिस सॉल्यूशन। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसिकली पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरीके से आप बोल सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हमें अलग तरीके से बताना हो तो क्या बताएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द कंटेंट। कौन सा केमिकल आइडेंटिटी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर से ही हमारा मतलब होगा। हमें ये 4 प्रॉपर्टी पढ़नी होगी। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, तो जिसको RLVP कहा जाता है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिप्रेशन ऑफ इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में हमें देखना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये 4 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लेना, इसके अलावा नहीं होने वाला आपका सेकंड चैप्टर। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम RLVP को, दैट इज़ अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट। और देखो मान लो कि आपके पास लिक्विड अवेलेबल हो पानी जैसा, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नमक, शुगर, वॉटेवर, और आप उसको मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने के बाद समझो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो प्रेशर होगा हमारे पास सॉल्यूशन का वो होगा P1। और अगर मान लो कि उसके प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसको आप बोलते हो P1 नॉट। तो इन दोनों को रिलेट करने हुआ हम रोल दे सकते हैं P1 इज इक्वल टू X1 डॉट P1 नॉट। ये हमने पहले देखा था, राउल्ट के लॉ को हम समझे थे। अब यहाँ पे X1 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट होगा, और जो भी 1 लिखा हुआ है वो हमारे पास सॉल्वेंट के लिए है, तो ये वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का P1 नॉट मतलब। और ये जो P1 है वो सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर। देखो राइट साइड में आपको जो 2 बीकर दिख रहे हैं उसमें पहले के अंदर सिर्फ पानी है, देख रहे हो सारे के सारे ब्लू डॉट है। नीचे देखोगे वहाँ पे पानी भी है और साथ में ग्रीन डॉट भी है। ग्रीन डॉट मतलब क्या, सॉल्यूट भी है, सॉल्यूशन बना हुआ है ना, नमक वाला पानी ऐसा समझो नीचे के बीकर में, ऊपर में सिर्फ पानी है। अब जो डेल्टा P1 हमको देखना होगा, जिसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन द प्रेशर, वो बेसिकली डिफरेंस होगा दो वेपर प्रेशर का। किसका, P1 नॉट माइनस P1 का। जहाँ P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और P1 हमारे पास होगा जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर। अब देखो हम ये डेल्टा P1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो P1 नॉट माइनस X1 डॉट P1 नॉट हो सकता है। ये X1 डॉट P1 नॉट हमने ऊपर के इक्वेशन से पुट किया, P1 नॉट कॉमन निकाल लो, यू विल गेट 1 माइनस X1। सो वी हैव डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू ब्रैकेट 1 माइनस X1। अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए 1 माइनस X1 इज इक्वल टू X2 लिख सकते हो आप। तो मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, X2 लिख सकता हूँ 1 माइनस X1 की जगह पे। X2 मतलब हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्यूट का। सो वी हैव अ डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइन डॉट X2। ये एक इक्वेशन हमने जनरेट की है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं P1 नॉट से, जो P1 नॉट था उसको लेफ्ट साइड लेकर के आ गए। अब ये जो क्वांटिटी बनेगा उसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझो बात को, सिर्फ डेल्टा P1 था क्या, लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर। P1 नॉट से उसको डिवाइड कर दिया, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो आप बोलोगे इट इज़ अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। अब इन दोनों का डिवीजन है हमारे पास, उसके राइट साइड में क्या बचा, X2। X2 मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये डेरिवेशन याद रखना, 4 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड की एग्जाम में। अब देखते हैं P1 नॉट माइनस P1 पे P1 नॉट, ये जो डेल्टा P1 था ना उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, P1 नॉट माइनस P1 से, क्योंकि ये डिफरेंस था बेसिकली। ऊपर देखो इक्वेशन में समझ में आ जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में लिखा हो, डेल्टा P1 लिखा हो, P1 नॉट माइनस P1 लिखा हो, आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों का मतलब तो सेम ही है। इट विल बिकम इक्वल टू X2। सो हमें ये एक पॉइंट या डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ये रिलेशन हमको पता पढ़ना चाहिए। अब ये X2 को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो।
मोल फ्रैक्शन था उसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, मान लो कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे तब क्या करेंगे, x1 प्लस एक्स टू प्लस xn तक। तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन तो सेम ही रहेगा, राइट साइड में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, जितने कंपोनेंट होंगे उतने मोल फ्रैक्शन आपके आएंगे। इफ n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, देन हमने बोला था ना कि सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो अब कर रहे हैं। लेफ्ट वाला मैंने एज इट इज़ रहने दिया, RLVP ऐसा ही है। राइट साइड में मेरे पास जो सिर्फ x2 था उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था, उसको हमने पुट कर दिया। अगर मान लो कि आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, n2 की वैल्यू बहुत छोटी होगी, n1 की वैल्यू बड़ी होगी। तो आप n2 की कंपैरिजन n1 की कंपैरिजन में n2 को निगलेक्ट कर सकते हो। तो मैं n2 को हटा दूंगा, वहाँ पे n1 को रहने दूंगा, n1 को हटा दो, सो यू विल गेट n2 डिवाइड बाई n1। आपको घूम फिर के ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना होगा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1। अब n1 और n2 की वैल्यू पुट कर दो W बाई M के सेंस में। ये दोनों वैल्यू अगर आप ऊपर पुट करोगे, यू विल हैव रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई W1 इंटू M2। सो ये फाइनल फॉर्मूला है हमारे पास RLVP का। ये हमारे पास था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे जो W है वो मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होगा, जबकि M है वो मोलर मास होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रिस्पेक्टिवली। तो ये डेरिवेशन एक दो बार देखना, समझना। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन आएगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर at 298 Kelvin is at 23.8 mm of a mg. 50 gram of the urea is dissolved in the 850 gram of a water. Calculate the vapor pressure of the water for this solution and relative lowering of the vapor pressure. तो हमें दो तीन बातें दी हुई है, उसके ऊपर से हमें वाटर का पहले वेपर प्रेशर निकालना है और फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो देखना होगा। वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे भाई, वो समझो पहले। वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। पहले जितना डेटा दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। P1 नोट कितना है, 23.8 जितना। फिर यूरिया का वेट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम जितना, जो W2 बनेगा। वेट ऑफ वाटर कितना है, W1 850 ग्राम जितना दिया हुआ है। ऊपर देखो, अब हम कैलकुलेट करेंगे यूरिया का मोलिकुलर मास, तो वहाँ पे सम करोगे आपको 60 ग्राम वेट मिल जाएगा। उसी तरह से वाटर का करोगे, आपके पास 18 ग्राम मिल जाएगा। यूरिया का और वाटर का आपको समझ में आना चाहिए उसका केमिकल फॉर्मूला। अब देखो राउट के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, P1 इज इक्वल टू x1 डॉट P1 नॉट। इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो x1 की वैल्यू मेरे पास निकालनी होगी पहले, तो x1 इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाई M1 वोल्ट डिवाइड बाई W1 प्लस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे 850 और 18, 50 और 60। थोड़ा कैसा कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा ही, आंसर आएगा जाएगा 0.983। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन मिल गए वाटर के। ये मोल फ्रैक्शन को पुट करो और प्रेशर को भी पुट कर दो, वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करोगे दोनों वैल्यू को, तो आपको वेपर प्रेशर मिल जाएगा वाटर का, वो मिल जाएगा 0.9 इंटू 23.8 करके। आंसर क्या आएगा, 23.395 mm ऑफ Hg। ये हमें जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो मिल गया है। अब क्या देखना है, रिलेटिव लेवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट करना होगा, जाके आप डायरेक्टली x2 कर लो तो भी पता लग जाएगा। अब अच्छा टर्मिनोलॉजी तो क्या होगा कि आप डायरेक्टली x2 ही फाइंड कर लो। 1 माइनस x1 करोगे यू विल गेट अ 0.017। दैट्स ऑल, दिमाग खराब ही नहीं करना है। 1 माइनस x1 कर लिया, 1 माइनस 0.983 किया तो 0.017 हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। अब देखो वेपर प्रेशर हमने देखा था, वेपर प्रेशर आपका जितना ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट आपका कम रहता है। अगर आप जितना हीट करते जाओगे आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट कर लिया तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं हीट करते जाता हूँ तो मेरा ये जो टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाता है उसकी वजह से एक टाइम पे गैसेस पार्टिकल बन जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस समझना, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड
का टेम्परेचर, लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के जितना हो जाए उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। दूसरे सेंस में आप बोल सकते हो कि जब कभी भी आपके वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाए वो टेम्परेचर आपका होगा बॉइलिंग पॉइंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, ध्यान से समझना। एक सेंटेंस में बताना हो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा हो जाएगा उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। देखो यहाँ पे ग्राफ में समझाया हुआ है, बी और डी जहाँ पे टच कर रहे हैं पी लाइन को, तो वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो बी जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब डी नहीं हो रहा है। थोड़ा और अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखो दो ग्राफ किसके हैं, हमारे पास ए बी वाला ग्राफ है ना, वो प्योर सॉल्वेंट के लिए, मतलब सॉल्वेंट था तब आपका लोअर टेम्परेचर पे वो बॉयल हो गया, बी पॉइंट जल्दी आ गया कम टेम्परेचर पे। बट जैसे ही मैंने सॉल्यूशन बनाया तो मेरा जो ग्राफ होगा वो सी डी के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे मैंने सॉल्यूशन बनाया तब मेरा ग्राफ है वो सी डी के अकॉर्डिंग जाएगा। सी डी के अकॉर्डिंग जा रहा है मतलब क्या, अभी आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तब जा कर के वो बॉयल होगा। तो घूम फिर के हम बात क्या कर रहे हैं, आपके पास सॉल्यूशन जब बनता है तब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। देख रहे हो आप, आपको जैसे ही सॉल्यूशन बना आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो चुका है। तो हम एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो देखो दो टर्म्स आए हैं आपके पास, नीचे देखोगे टी बी नॉट और टी बी दिया हुआ है। टी बी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी इज गिवन बाय सिंपली टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी मतलब जो सॉल्यूशन का था वो, और टी बी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का है वो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, टी बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी बी नॉट। सो इट इज़ अबाउट एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखेंगे कि इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करनी होगी, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। ये ग्राफ है उससे हमें प्रैक्टिकली पता लग गया कि ऐसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन होगा उसका ज़्यादा होगा, बट हमें ये भी तो समझना होगा कि कितना ज़्यादा होता है। ये डेल्टा टी बी की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो तो उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी। अब प्रैक्टिकली ये देखा गया था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, मतलब डेल्टा टी बी है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सॉल्यूट जितना ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो आप मोलालिटी से रिलेशन ऐसा समझ सकते हो, डेल्टा टी बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट रिमूव करोगे आएगा के बी। ये जो के बी है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। याद क्या रखोगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट सेंटर वाला है वो। ये केबी की वैल्यू सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी होती है, हमको दे दी जाएगी, केबी की टेंशन मत लेना। अब हमें फाइंड करना होगा कि मोलालिटी के लिए और भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। उससे पहले केबी का जो यूनिट है वो केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा। आप अगर उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको उसका यूनिट मिल जाएगा। अब मान लो कि आपने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, आपके पास जो सॉल्यूशन था उसमें आपने सोल्यूट ऐड किया हुआ है, जैसे सोल्यूट ऐड किया उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब जो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास W2 इंटू 1000 वोल्ट डिवाइड बाई W1 डिवाइड बाई M2, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला उसमें, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला थोड़ा वेरी हो जाएगा, के बी इंटू W2 इंटू 1000, ये सब ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा M2 इंटू W1। तो आपको ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना होगा, या फिर आप रीअरेंज कर दो थोड़ा सा तो मोलिकुलर वेट को भी फाइंड कर सकते हो। बट मेरी एडवाइस है कि डेल्टा टी बी वाला आप याद रखना, नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, M2 को सब्जेक्ट करके बाकी सबको उस साइड भेज देना है। डेल्टा टी बी नीचे आ गया, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। सो इस हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हो। जो आपके पार्टिकल डिजोल्व हुआ था वो आपको चाहिए क्या, वेट चाहिए जो डिजोल्व हुआ है वो सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। इतना पता हो तो आप मोलिकुलर वेट फाइंड कर सकते हो जब आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस अवेलेबल होगा तब। ये के बी की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट होती है, वो हमको दे दी जाएगी
घूम फिर के ये फॉर्मूला के हेल्प से आप मॉलिकुलर वेट फाइंड कर सकते हो. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. इट इज़ ऑल अबाउट एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट. घूम फिर के हुआ क्या, एक क्वेश्चन से समझते हैं. 18 ग्राम ऑफ अ ग्लूकोज is dissolved into 1 kg of a water. At what temperature will the water boil at 1.013 bar? Kb for the water is 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल. तो हमने 18 ग्राम ग्लूकोज ले लिया है, उसको पानी के अंदर मिक्स कर दिया. अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वो सॉल्यूशन का, वो हमें समझना है. पहले डेटा समझते हैं. W2, W1, M2 और Kb. W2 18 ग्राम है, मतलब ग्लूकोज का वेट हमको 18 दिया हुआ है. W1 मतलब 1 kg पानी बोला हुआ है. मोलिकुलर वेट फाइंड करोगे 180 आएगा ग्लूकोज का, और Kb की वैल्यू दी हुई है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, उससे मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं. डेल्टा टीबी का वैल्यू फॉर्मूला पुट किया, उसमें सब वैल्यू पुट करेंगे. डेल्टा टीबी में जो Kb की वैल्यू है हमारे पास, W2 की वैल्यू है, फिर M2 की और W1 की, ये चारों वैल्यू हमको पुट करनी होगी. जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट कर दी और फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, यू विल गेट आंसर 0.052 केल्विन. समझना, ये आंसर नहीं है, ये तो डेल्टा टीबी मिला, बट हमें तो क्या फाइंड करना है, टीबी. तो डेल्टा टीबी के फॉर्मूला पुट करेंगे, उसमें टीबी नॉट की वैल्यू 373.15 पुट करूँगा तो मुझे टीबी मिल जाएगा. टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी. तो सबको ऐड कर दो, 373 प्लस 0.052. So we have a final answer 373.202 केल्विन. मतलब पहले जो टाइम पे बॉयल हो रहा था, जिस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर है हमारे पास वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया. तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी थी. अब ये एलिवेशन के जैसी ही प्रॉपर्टी होगी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज इतना रहने देते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हमको डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ये सब पढ़ना होगा. थैंक यू वेरी मच.